लेकिन बड़ा सवाल यही है 6 दिन की जंग कितनी लंबी जंग छिन सकती है, क्योंकि अभी भी ईरान के पास इतने हथियार दिखाई पड़ रहे हैं जिन्हें वो जब चाह रहा है, जहां चाह रहा है वहां डाल रहा है। चलिए एक्सपर्ट के पास चलेंगे। 2 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल S.K. सिंह सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। शुक्रिया, लंबे समय बाद आज आपने वक्त दिया, शुक्रिया सर इसके लिए, थैंक यू। हमारे साथ जी सर, शुक्रिया। मलिका पांडे मैम भी जुड़ चुकी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया सर। चलिए आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल S.K. सिंह सर आपके साथ मैं करना चाहूंगा। सर, 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया गया, जंग का 6वां दिन है। मिडिल ईस्ट में तबाही साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। तेल अवीव में हमले लगातार जारी हैं, ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम बड़ी टॉप लीडरशिप को खोने के बाद भी ईरान ने हमलों में कोई कमी नहीं की है। कितने दिन तक ये जंग चल सकती है और कितनी मिसाइल पावर, ड्रोन पावर ईरान के पास मौजूद है, क्योंकि अभी भी वो लगातार हर दिन ज्यादा नहीं तो 300 से 400 मिसाइलें दाग रहा है। देखिए संजय जी, ऐसा है कि ये जितनी 2 ही उनकी मेन प्रमुख हथियार जो उनके पास हैं, एक तो मिसाइल, जो कि मेरे अनुमान के हिसाब से तकरीबन 20,000 मिसाइल थी युद्ध शुरू होने से पहले, और ड्रोन ईरान के ड्रोन जो कामकाजी जो ड्रोन हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो उसकी भी संख्या मतलब अनगिनत ड्रोन हैं उनके पास। और लीडरशिप का एक मामला वो अलग है, क्योंकि वो भी एक अमेरिका चाहता था कि भाई यहाँ पर किसी तरीके से रेजीम का परिवर्तन हो, तो वो तो खैर वक्त लगेगा, आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि होगा कि नहीं। लेकिन उन्होंने टॉप लीडरशिप जो कि डिसीजन मेकिंग लीडरशिप है, उनको जो है तकरीबन जो टॉप के 40 लोगों को उन्होंने मारा है। और आने वाले समय में जो भी लीडर नॉमिनेट होगा उनकी जगह पे, जैसे मजबुल्ला खुमैनी जी का नाम आ रहा है सामने, उनको भी चेतावनी दे दी गई है कि इजराइल ने, तो वो किसी तरीके से किसी भी लीडर को छोड़ेंगे नहीं। ये तो रही लीडरशिप की बात। और जहां तक बात रही कि देखिए अभी भी मिसाइल दाग रहे हैं, इनके जो मिसाइल्स हैं ये चारों तरफ पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑल अंडरग्राउंड है। अमेरिका की प्राथमिकता यही रहेगी कि वो मिसाइल्स को अब ज्यादा से ज्यादा तक पूरी तरीके से जो है बर्बाद करे। एक एयर डिफेंस रिसोर्सेज देखिए उन्होंने पूरा बर्बाद किया हुआ है। अभी उनके पूरे फ्रीडम है, सुपीरियरिटी है उनके ईरान के एयर स्पेस के ऊपर। मिसाइल सब रह गई हैं। नेवी उन्होंने तकरीबन 20 जहाज, और आने वाले समय में अभी और भी जहाज डुबोए जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि नेवी सी में भी जो है उनकी सुप्रीमेसी रहेगी। सिर्फ अभी बच जाती है मिसाइल्स। मिसाइल्स इतनी तादाद में है उनके पास कि जगह जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, सब अंडरग्राउंड टनलों से जो है पूरी कनेक्टेड हैं। तो वो उसमें वक्त लगेगा, और जब तक वो नहीं होता मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस लड़ाई को रोकेगा बीच में। ओके, मलिका पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात ईरान कर रहा था, और अमेरिका ने उसकी नेवी को ही सबसे पहले निशाने पर लिया और 20 से ज्यादा वॉरशिप को डुबो दिया। कैसे पिछले 6 दिनों की जंग को आप देख रहे हैं, किसका अपर हैंड आपको नजर आ रहा है? क्या वाकई में लग रहा है ये जंग जो है 2 या 3-4 हफ्तों में खत्म हो जाएगी? ट्रंप तो यही कह रहे हैं। नमस्कार राजीव जी, अगर हम इसको डिकोड करें तो देखिए 1980 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो इराक और ईरान की वॉर हुई थी, जो करीब करीब आप समझिए 10 साल लगा था। जब सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन भी यूज किए थे सिविलियन टारगेट्स के ऊपर, तब खमीनी का ही शासन था ईरान में। तो उस समय भी लगा था कि इराक को यूएस ने बैक किया था, तो काफी हद तक और काफी टारगेट्स, सिविलियन टारगेट्स भी बनाए थे ईरान में। बट वो वॉर करीब करीब 10 साल चली थी। तो देखिए ईरान को हम किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बाउंड्री इश्यूज भी हुए थे, तो वॉर के बाद, वो 10 साल वॉर के बाद भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था बाउंड्री इश्यूज में भी। तो अगर हम देखें, जो अमेरिका और इजराइल की एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, थोड़ा उन्होंने ये मिसकैलकुलेट किया कि अगर हम खमीनी को हटा देंगे और टॉप कमांडर्स को हटा देंगे तो बाकी जो नीचे है वो ऑटोमेटिकली सब चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। बट राजेश जी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि
आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहाँ ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs. आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आएंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग से करेंगे। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग का 6वां दिन। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान अमेरिका जंग का आज 6वां दिन है। अमेरिका ने ईरान के 20 वॉरशिप डुबो दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका को हमले पर पछताना पड़ेगा। अराची इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग का आज 6वां दिन है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ने ईरान के 20 वॉरशिप डुबो दिए। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका को हमले पर पछताना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग का आज 6वां दिन है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ने ईरान के 20 वॉरशिप को डुबो दिया है। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका को हमले पर पछताना पड़ेगा। अराची ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईरान अमेरिका जंग का आज 6वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईरान अमेरिका जंग का आज 6वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 वॉरशिप को अमेरिका डुबो चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है, अमेरिका को हमले पर पछताना पड़ेगा। अराची ने कहा है कि क्या अगला टारगेट हो सकता है ईरान का, इसको समझना होगा। अमेरिका ने ईरान के 20 वॉरशिप को डुबो दिया है। ईरान के पास जो नेवी थी, समझिए कि उस नेवी को खत्म कर दिया गया है, एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया गया है और अब जो ईरान का एयर स्पेस है वो पूरी तरह से एक बार फिर से खुला हो चुका है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। वो जहां चाहते हैं वहीं जाकर हमला कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का कंसर्न है। 20 वॉरशिप और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तबाह करने की, बंद करने की बात ईरान किया करता था इसी नेवी के दम पर, लेकिन अमेरिका ने इसी नेवी को जो है वो नीले समुद्र के नीचे दबो दिया है। अब क्या होने वाला है इसको समझना होगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको देंगे, उसके बाद फिर एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे। ईरान अमेरिका जंग का 6वां दिन, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया गया है। हिंद महासागर में IS सेना का जो है उसको भी डुबो दिया। जहाज पर सवार थे 130 नाविक, 100 से ज्यादा नाविकों की मौत हुई। श्रीलंका के पास 30 का श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू किया। अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया था कारगिलों से। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा, अराची विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है। 1000 से ज्यादा लोगों की इस जंग में अब तक मौत हो चुकी है और ईरानी वॉरशिप 20 जो है उनको डुबो दिया गया है। हिंद महासागर में इरिस जेना पर भी हमला हुआ है और जिसमें 130 नाविक जो सवार थे वो मारे जा चुके हैं। ये एक्सरसाइज मिलन के लिए ईरान की ये जो वॉरशिप थी वो भारत आई थी और उसके बाद जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंची, अमेरिका ने हमला कर दिया और उसके बाद उसमें सवार 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। अब खबर आ रही है कि एक और वॉरशिप जो इस वक्त ईरान के आसपास, श्रीलंका के आसपास है, श्रीलंका से उसने मदद मांगी है, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया है, कहा है कि जहां पर आप हैं वहीं पर ठहरिए, जरूरत पड़ी तो हम मदद जरूर पहुंचाएंगे। तो अमेरिका कहीं पर भी, जहां पर भी ईरान के एसेट्स उसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो तबाह करने पर तुला हुआ है। 80 से ही इस्लामिक रेवोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को
कि जैसे ही खमीनी हटने और 1-2 हफ्ते पहले, खमीनी की मौत से 1-2 हफ्ते पहले हम देखें तो वो काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी बना के गए थे, कमांडर्स के ऑल्टरनेटिव्स बना के गए थे। एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड सिस्टम राजेश जी हमें देखने को मिलता है IRGC में। बाकी बस ये बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ था जिसमें ईरान गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ हम जो चाइनीज वेसल्स हैं उनको पास होने देंगे, बाकी अगर कोई भी पास होता है तो हम उसको टारगेट करेंगे कहीं ना कहीं। और वहां से अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ये आता है कि कोई भी अगर शिप्स जो वहां 250 अभी वेसल्स का आ रहा है कि वहां अटकी हुई है, तो उनको अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है वो उनको अकम्पनी करेगा। बट ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन है राजेश जी, बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मेजर जनरल सर ने भी कहा कि उनके पास मिसाइल्स हैं, बट उनके पास ड्रोन्स भी बहुत इफेक्टिव है। देखिए जो उनके सारे ड्रोन्स हैं, इस बार वो इंटरसेप्टर से भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। मिसाइल्स के तो अमेरिका, इजराइल ने काफी कुछ लॉन्च पैड खत्म कर दिए हैं, बहुत सारी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट जो इंटरसेप्टर्स है, क्योंकि ये लो फ्लाइंग ड्रोन है, और आई थिंक मेजर जनरल सिंह सर काफी अच्छे से बता पाएंगे, बट जो ये लो लेवल ड्रोन है वो इसको अमेरिका इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत मुश्किल होती है इन लो लेवल इंटरसेप्टर्स, इन लो लेवल ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना। तो राजेश जी, इसका एंड गेम कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कितने हफ्तों तक चलेगी, कितने महीनों तक चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वेनेजुला जैसा कुछ हो कि वो अटैक करे और निकाले। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग वॉर कभी देखिए अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने अफगानिस्तान पर अमेरिका का इतना प्रोलॉन्ग वॉर का क्रिटिसाइज किया, हर जगह का वो क्रिटिसाइज करते, तो उनको प्रोलॉन्ग वॉर कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं अभी एंड गेम कुछ नहीं है बट राजेश जी इसका। ओके, एंड गेम अभी नजर नहीं आता। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान ने इजराइल को दी सबसे बड़ी चेतावनी, परमाणु ठिकानों पर हमले की ईरान की चेतावनी, सत्ता परिवर्तन की किसी भी कोशिश का लेंगे बदला, इमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा ईरान, ये साफ कर दिया है ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। परमाणु ठिकानों पर हमले की ईरान ने चेतावनी दी है, सत्ता परिवर्तन की किसी भी कोशिश का बदला लिया जाएगा, इमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा ईरान, ये साफ ईरान की तरफ से कर दिया गया है कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश ईरान के अंदर की जाती है तो आपकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो है हम मिसाइलें दाग देंगे। चलिए मेजर जनरल एसके सिंह सर के पास हम चलेंगे। सर, दोनों तरफ से जंग जारी है, 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। ईरान की मिसाइलों को रोकना अभी भी ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तेल अभी इजराइल की बात करें वहां नुकसान हुआ, मिडिल ईस्ट में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ड्रोन्स, जैसा कि मनिका पांडे मैम ने भी कहा कि उनकी काट अभी भी मिडिल ईस्ट के देशों के पास नहीं है, इवन तक अमेरिका जो है उसके भी मिसाइल, रडार सिस्टम सब फेल हो रहे हैं। तो कैसे ईरान की इस ताकत को देखते हैं? और जो नेताओं ने जंग शुरू होने से कम 10 दिन पहले कहा था कि ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, और अगर जंग में देरी हुई तो फिर ईरान जो है उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे आप ईरान की इस पूरी पावर को देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए बिल्कुल मैडम ने भी बतलाया कि किस तरीके से इनका जो ड्रोन सिस्टम है, ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड ड्रोन है। शाहिद ड्रोन लो लेवल तो खैर है ही, डिटेक्शन भी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिटेक्ट होके गिराए जा रहे हैं। 100% तो नहीं गिराए जा रहे, कुछ जो है काफी हद तक पहुंच भी रहे हैं अपने अपने निर्धारित टारगेट के ऊपर, लेकिन तकरीबन 60-70% जो है ड्रोन अभी भी गिराए जा रहे हैं ईरान के। और इसमें दूसरी खासियत ये रहती है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि मतलब कामिकाजी टाइप का है, एक बारी गया तो फिर वो टारगेट पर हिट करेगा ही करेगा, अनटिल अनलेस इट इज ब्रॉट डाउन। तो ये टेक्नोलॉजी और इसका अनडिटेक्टेबल है, लेकिन फिर भी तरीके हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है दोनों ही रिकॉनेसेंस एज वेल एज टारगेटिंग, ये फैसिलिटी ये है, और अमेरिका इस चीज में काफी आगे है। लेकिन जो बाकी खाड़ी के जो देश हैं उनके पास अभी इतनी तादाद में एंटी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज देखिए बहुत कॉस्टली आती है कि एंटी मिसाइल मिसाइल्स को मार गिराने के लिए। तो एंटी मिसाइल जो होती है वो काफी कॉस्टली पड़ती है, बनिस्बत की एक मिसाइल जो है वो सस्ते में बन जाएगी एज कम्पेयर टू
और या ड्रोन तो बहुत ही सस्ते में बन जाता है। मिसाइल्स में वारफेयर में ईरान को कोई बीट नहीं कर सकता है। इनकी जो अंडरग्राउंड टनलिंग के थ्रू जो है जगह जगह लगी हैं, और जैसे ही ये फायर होती हैं ये पूरा इसको जो है डिटेक्ट किया जा रहा है अमेरिका के सैटेलाइट द्वारा, और इनके जो एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड अदर ग्राउंड सर्विलेंस जो इन्होंने लगा रखी है चारों तरफ, और उसको उस हिसाब से बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैपेबिलिटी है, इससे पता चलता है कि कितना एडवांस सिस्टम है ईरान के पास, और वक्त लगेगा, ये इतनी जल्दी इनकी मिसाइल्स नहीं खत्म होने वाली। बल्कि मुझे तो ये थोड़ी सी चिंता इस बात की हो रही है कि हो सकता है कहीं ये न्यूक्लियर में न बदल जाए, क्योंकि जहां तक मेरे को कोई खबर मिली है कि शायद ये अंडरग्राउंड ईरान जो है एटम बम, हालांकि उतनी एनरिचमेंट इनके पास नहीं है, लेकिन जितनी भी है तकरीबन 75-80% की एनरिचमेंट है, उसके साथ शायद ये असेंबल कर रहा है। ऐसी कुछ खबरें मेरे को कहीं पढ़ने में मिली थी। ओके, हाँ, और कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि शायद कल ही एक अर्थक्वेक वहां पर आया था, रिक्टर स्केल पे 4.4 उसका ये था, तो ये माना गया था कि हो सकता है कि अंडरग्राउंड ही ईरान ने कुछ टेस्ट किया हो, लेकिन उसके बाद सफाई आई कि नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन अब मैं आपके पास आऊंगा, मलिका पांडे मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो बड़ी चेतावनियां, एक चेतावनी ये कि ईरान इजराइल की न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा अगर आपने रजीम चेंज करने की कोशिश की। इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में अगर यहां पर ईरान ने न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया फिर क्या होने वाला है? और दूसरा, ये जो अमेरिकी वॉरशिप, अमेरिका ने ईरान के वॉरशिप को डुबो दिया है, क्या इसके आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि ईरान की कार्रवाई अब अमेरिका के वॉरशिप कैरियर के ऊपर हो सकती है, जो इस वक्त जिनके अब्राहम लिंकन जैसे वॉरशिप जो है जिनसे हमला हो रहा है? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो जो आज हुआ है जिसमें श्रीलंकन कोस्ट में, इंडियन ओशन में हम देखते हैं कि एक टॉर्पीडो से अटैक किया गया था ईरानियन नेवल शिप में, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी मैं बयान भी सुन रही थी, उन्होंने बोला था कि इंडिया की एक नेवल एक्सरसाइज का उनकी ये वॉरशिप पार्ट थी। तो ये राजेश जी बहुत गलत है, और ये एक वॉर क्राइम के अंडर आता है कि आप किसी भी देश में जाके ऐसे टॉर्पीडो से पहले तो अटैक नहीं कर सकते। चाहे राजेश जी हम रिजीम से अग्री करें या डिसएग्री करें, जो भी है जैसा भी है, बट अमेरिका को ये कहीं भी हक नहीं बनता है कि वो सीधे जाके एक वॉरशिप को जो फॉरेन लैंड में है, फॉरेन वाटर्स में है, उसमें अटैक कर दे। बट अमेरिका का तो राजेश जी हमने बहुत बार आपके शो में चर्चा भी की है कि माइट इज राइट वाला जो हिसाब किताब आ गया है वो अमेरिका बुली बन चुका है। तो उसमें तो हम डिस्कशन आगे ना करें। जहां तक बची रहती है बात की क्या ईरान अटैक करेगा वापस अमेरिका में, बिल्कुल अगर हम देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर का साफ साफ बयान आया है कि ये जो भी उन्होंने किया है ये इंटरनेशनल जो चार्टर लॉ है उसको तो चलिए अमेरिका नहीं मान रहा है, बट ये वॉर का जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं उसको भी अब नहीं मान रहा है। तो वो अब बोल रहा है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। वो रेड लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी आप देखिए कि यूएस का एक कुवैत में अभी ऑयल स्पिल हुआ है, जो यूएस की फ्लीट थी जो कैरी कर रही थी ऑयल, उसका ऑयल स्पिल हो गया है कुवैत के ऑलरेडी वाटर्स में। तो ये काफी नई जो डेवलपमेंट्स आ रही है राजेश जी, देखिए एक रेड लाइन क्रॉस करता है तो दूसरा उससे डबल और आगे जाता है। तो ये एक बहुत डिस्ट्रेसफुल और बहुत ही डेंजरस टाइम में हम एंटर हो चुके हैं राजेश जी। सेकेंड दौर ये जंग का शुरू हो रहा है। क्या मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, सेकेंड फेज में जंग जारी है जो और खतरनाक हो सकता है, जिस प्रकार से साफ तौर पे चेतावनी दी जा रही है कि हम इजराइल के न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेंगे, और जैसा आपने भी कहा कि खबरें इस प्रकार की भी आ रही है कि ईरान भी अपनी न्यूक्लियर तैयारियां कर रहा है, चाहे इनरिचमेंट उनकी 60-70% ही क्यों ना हो। तो क्या एक नए फेज में जंग जारी है जो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है? आने वाले 5 से 6 दिन जो है बेहद खतरनाक, बेहद नाजुक दुनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जितना ज्यादा डैमेज ईरान के ऊपर होगा ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और अगर ये युद्ध लंबा चला तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद अमेरिका इसको, जैसा कि मलिका जी ने भी बताया, कि ये इतना लंबा अमेरिका जो है नहीं चाहेगा। और शॉर्ट टर्म में अगर नुकसान ईरान को जिस तरीके से हो रहा, अगर ऐसे ही होता रहा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट, हालांकि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, एटॉमिक बम्स होते हैं, ये कभी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये मोर ऑफ अ डिटरेंट वॉरफेयर में काम आते हैं। लेकिन जब इंसान, जब पूरा एक देश के खिलाफ इतना ज्यादा एक कॉर्नर कर दिया गया हो, तो हो सकता है वो यूज करे।
लेकिन अगर वो यूज करेगा तो उसका रिपरकशन भी उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका इस मामले में और इसराइल इस मामले में बहुत आगे हैं। तो वो फिर वो ईरान शायद नक्शे से ही हट जाएगा, तो वो लेने से पहले वो जरूर 10 बारी सोचेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस डायमेंशन में ये वॉरफेयर जाएगी, बट यस, ये एक चेतावनी टाइप का एक वो जरूर एक मैसेज जाता है डिफेंस की, अगर ये ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हम फिर एटम बम का भी शायद इस्तेमाल करें। ओके, चलिए पॉसिबिलिटी ऐसा ना हो। चलिए बड़ी खबर आती है, अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। ड्रोन गिरने की घटना को लेकर ईरानी राजदूत तलब किए गए हैं। ईरान से छोड़े गए ड्रोन उसके क्षेत्र में गिरे। अजरबैजान ने कहा जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। अजरबैजान ने जवाब दे दिया है ईरान को। अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को तलब किया। ड्रोन गिरने की घटना को लेकर ईरानी राजदूत तलब किए गए। ईरान से छोड़े गए ड्रोन उसके क्षेत्र में गिरे। अजरबैजान जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, अजरबैजान ने साफ कर दिया है। तो अजरबैजान ने भी ईरान के राजदूत को तलब किया है और कह दिया है कि ये ड्रोन की जो घटना है जो मंजूर नहीं की जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रोन जो ईरान से उड़े उन्होंने अजरबैजान में हमला किया जहां पर 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। तो अजरबैजान इस बात को लेकर चिंतित है कि आप किसी पड़ोसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी माना जाता है कि अजरबैजान कहीं न कहीं इजराइल का सहयोगी है। इजराइल से काफी ज्यादा हथियार अजरबैजान को मिलते हैं और इसको इस एंगल से भी चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। मलिका पांडे मैम, क्या इस जंग का विस्तार हो रहा है? जिस प्रकार से खबरें आई कि टर्की पर ड्रोन अटैक हुए, अब अजरबैजान पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट तो ऑलरेडी ईरान ने तबाह कर दिया है कई देशों को जहां पर कई लगातार हमले हुए हैं। तो ईरान इस जंग को फैलाना चाहता है क्या, या कोई बड़ा मैसेज ईरान देना चाह रहा है कुछ बड़ा करने से पहले? देखिए राजेश जी, हिस्टोरिकली भी आप देखें तो 7000 साल पुरानी पर्शियन एक रिजीम रही है। ईरान आज से नहीं बल्कि 7000 साल पुराना एक देश है, सभ्यता है आई वुड रादर से। उसके बाद अरब है और उसके बाद टर्किश है। तो ये इनका ऑलरेडी पहले से ही 3 गुटों में बटा हुआ है। अब ईरान जो कर रहा है, अगेन लाइक आई सेड, देखिए कभी भी ये जो अरब कंट्रीज हैं वो इजराइल की कभी भी सपोर्टर नहीं रही हैं, शुरुआत से ही नहीं रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। इजराइल का कहीं ना कहीं रणनीति ये रही है कि फूट डालो वाली रणनीति रही है इन सभी देशों के बीच में, ताकि वो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा भाई बन के नजर आए। तो ये राजेश जी अब क्या हो रहा है, इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। जो देश, जो अरब देश बिल्कुल भी इजराइल के सपोर्टर्स नहीं थे, बट ईरान का जो मिसकैलकुलेटेड मूव रहा है जहां उसने इन अरब देशों में तक ड्रोन छोड़ दिए, तक मिसाइल छोड़ दिए। क्योंकि अब शुरुआत में वॉर में देखिए राजेश जी आ रहा था कि जितने भी यूएई है, चाहे कतर है, चाहे ओमान है जो बहुत अच्छा ईरान का दोस्त है, कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि यूएस को मना कर रहे थे कि हम आपको अपनी एयरबेस यूज नहीं करने देंगे। बट अब क्या है, इनको मजबूरन इजराइल के साथ रैली होना पड़ रहा है, मजबूरन इनको इजराइल का साथ देना पड़ रहा है पूरी वॉर में। तो ये थोड़ा मिसकैलकुलेटेड मूव रहा है मुझे लगता है ईरान का। और ये स्पिल ओवर इफेक्ट केवल अरब कंट्रीज में नहीं, आप देखिए साइप्रस में भी आ गए जो ईयू का पार्ट है। तो काफी सारी कंट्रीज में ये आते जा रहा है राजेश जी, और अजरबैजान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट नाउ। तो ये हर कोई कंट्री में अब ईरान को वो खुद तो डूब रहा है, बट अब दूसरे को भी उसका सर्वाइवल की लड़ाई जब हो जाती है राजेश जी, आई थिंक जनरल सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट जब सर्वाइवल की लड़ाई हो जाती है, आप खुद डूब रहे होते तो आपको ये लगता है कि दूसरे को भी आप डुबा के चलो। और शिया कम्युनिटी में राजेश जी एक इंटरेस्टिंग चीज है, उनका एंड गोल जो होता है वो शहादत का होता है। उनके उसमें जो शहादत है, मार्टिरडम है, उनका वो एंड गोल होता है, उसको सबसे हाईएस्ट उसमें माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ईरानियंस हैं उनके जहन में आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा बसा हुआ है कि अगर हम डूब रहे हैं तो कोई नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम सर्वाइवल तक लड़ेंगे अपने। तो राजेश जी ये आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईरानी ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि अब खामने गिरे और ये सत्ता रजीम बदले ताकि हम भी खुली हवा में सांस ले सके। बहुत सारे ईरानी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा एस के सिंह सर, एक चीज और समझाइए कि क्या ये जो बम्बार्डमेंट है मिसाइलों के जरिए, फाइटर जेट के जरिए, ड्रोन के जरिए जो अमेरिका की तरफ से भी की जा रही है, इजराइल की तरफ से भी की जा रही है, क्या इससे काम बन जाएगा वाकई में ईरान के अंदर? क्या ईरान को घुटनों पे आप इन बड़े बड़े बमों के धमाकों से ला पाएंगे? क्या रजीम को आप वाकई में अपनी कठपुतली रजीम वहां पर बैठा पाएंगे?
कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि एक IRGC जब तक वहां पर मौजूद है, जब तक उनकी सेना है, तब तक तो इतना आसान है नहीं। उसके लिए तो आपको फुट ऑन द ग्राउंड उतारना पड़ेंगे सर। हाँ देखिए रजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको रजीम चेंज करनी है तो फुट ऑन ग्राउंड, या वहीं से ही अंदर से ही जो है विद्रोह शुरू हो, वहां की जनता जो है वो इतनी बेकाबू हो जाए कि वही जो है रजीम के खिलाफ जा रही है, जो कि शायद अमेरिका एक्सपेक्ट भी करा। देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो बूट ऑन ग्राउंड उसने उतार दिए, तो उसमें बहुत कैजुअलिटीज होंगी, जो कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि, बिकॉज अमेरिका एक भी सोल्जर मरता है तो दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत आएगी। लेकिन अमेरिका चाहेगा जरूर कि वहां पे रजीम चेंज हो, उसका एक मकसद वो भी था, लेकिन वो कब कामयाब होगा वो तो खैर आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन ये जो बाकी देशों के ऊपर जो इसने ईरान ने गलती करी है मिसाइल लाद के, शुरू में जरूर था कि जो मिलिट्री बेसेस हैं, कहीं पर CIA के हेडक्वार्टर्स हैं, कहीं पर इजरायली के मोसाद के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं दूसरे देशों में भी, उन्हीं को सिर्फ टारगेट कर रहा और साथ में कोलेटरल डैमेज तो खैर हुआ ही है। लेकिन अब जो है उसके बावजूद अब दूसरी जगह पे टारगेट करना, सिविलियंस के टारगेट लोकेशंस को टारगेट करना, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और वही जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एक माहौल जो बनता है वो टोटली फिर ईरान के खिलाफ जा रहा है। और खासतौर पर जो इस्लामिक देश हैं, देखिए वहां से ये सब के सब जो है एकजुट हो गए हैं, एंड ईरान इज लेफ्ट ऑल आइसोलेटेड अलोन। ओके मलिका पांडे मम्मी, यही वो बात है जो, चलिए मैं आता हूँ, ईरान अमेरिका जंग में कूद सकता है नेटो, ये बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने तुर्की पर किया मिसाइलों से हमला। नेटो ने रास्ते में ही गिराई ईरानी मिसाइलें। ईरान अमेरिका जंग में कूद सकता है नेटो। ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया। ईरान ने तुर्की पर मिसाइलों से हमला किया। नेटो ने रास्ते में ही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज इस वक्त इस पूरे जंग में हो रहा है। ईरान अमेरिका जंग में नेटो कूद सकता है, इस बात की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मलिका पांडे मैम, क्या पॉसिबिलिटी वाकई में देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया तो कह दिया कि भाई हम मिडिल ईस्ट में मदद भेज रहे हैं, अब वो मदद कैसी हो सकती है इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो मिसाइलें टर्की के लिए दागी गई थी उसे नेटो ने बीच में तबाह कर दिया, नहीं तो वो टर्की को भी जाकर गिरती टर्की में भी तबाही आती। तो क्या अब नेटो की एंट्री हम इस जंग के अंदर देख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी नेटो का सदस्य, वहां टर्की भी नेटो का सदस्य, तो आज नहीं लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर क्या नेटो की एंट्री इस जंग में हो सकती है? देखिए राजेश जी, बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन रहा है, क्योंकि अर्लियर में नेटो के सिक्योरिटी हेड की स्पीच सुन रही थी, जहां उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम जरूरत पड़ने पर ही आएंगे, अदरवाइज हम लोग इस वॉर से दूर रहना चाहते हैं, नेटो कंट्रीज इस वॉर से दूर रहना चाहती हैं। बट अब जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे साइप्रस में अटैक हो गया, टर्की में अटैक हो गया, ये सब यूरोपियन यूनियन और नेटो का पार्ट है कहीं ना कहीं। बट ऑन द अदर एंड ऑफ द स्टोरी हम देख रहे हैं जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, कल उनका मैं पढ़ रही थी, इमैनुअल मैक्रोन का जो स्पीच था, उसमें उन्होंने बोला है कि हम इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और दूसरी बात कि अब हम खुद अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो अभी नेटो देशों में भी आप कहीं ना कहीं देखिए कि उनको ये डर लगने लगा है कि अमेरिका जो गल्फ कंट्रीज में इतने एयर बेसिस प्रोवाइड कर रहा था, इतने हथियार प्रोवाइड कर रहा था, कि ये सब गल्फ कंट्रीज जो जितनी भी GCC हैं सब अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी। बट तब भी अमेरिका उनको इस मिसाइल से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यही फ्रांस के जो प्रेसिडेंट का स्पीच है कल, यही हम देख रहे थे, जहां वो बोल रहे हैं कि अब हम खुद अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाएंगे। तो राजेश जी, एक इसमें ये भी नया डेवलपमेंट हो रहा है कि नेटो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड दिख रहा है, बहुत ज्यादा खुश। तो देखिए ग्रीनलैंड और डेनमार्क के इशू के बाद बहुत ज्यादा खुश नेटो भी अमेरिका से नहीं है इन जनरल। तो काफी इसमें जो कंट्रीज है नेटो के मेंबर्स हैं, वो थोड़ा डिवाइडेड लग रही हैं एज कम्पेयर्ड। जी राजेश। ओके, एसके सिंह सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं मेरे जनरल एसके सिंह सर की क्या, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा कि भाई हम मदद भेज रहे हैं, टर्की पर हमले हुए, नेटो वहां पर एक्टिव है, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं नेटो की? और अगर नेटो नहीं आता है, अमेरिका यहाँ पे विन हो जाता है बिना नेटो के ही, तो ये करारा तमाशा भी होगा अमेरिका की तरफ से नेटो को, क्योंकि
ट्रंप तो पहले कह रहे हैं कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है, हम जहां चाहेंगे वहां अपने दम पर कर सकते हैं, लेकिन नेटो को हमारी जरूरत है। तो क्या देख रहे हैं आप, नेटो यहाँ पर एक रोल अदा कर सकता है ताकि अमेरिका का साथ उसे इन फ्यूचर मिलता रहे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए अमेरिका एक इतना ताकतवर देश है, उसके पास चाहे वो डिफेंस हो, इकोनॉमी तो खैर है ही, तो डिफेंस में बहुत पावरफुल है, उसके साथ कोई मैच नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये लड़ाई मान लिया जाए अमेरिका या चाइना के साथ होती तब शायद ये है कि और भी देशों की उसको जरूरत पड़ती, लेकिन ये जंग ऐसी है कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों मिलकर ही जो है हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद देखिए नेटो के देशों में आपस में जो भी मतभेद रहा हो, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर रहा हो, तो लेकिन इस मौके पे वो सब चाहेंगे कि अमेरिका का साथ दें। देखिए इंग्लैंड ने भी बोला है, यूके ने भी बोला है कि हम अपना युद्धपोत और ये सब हथियार भेजने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया और भी देशों ने बोला है, लेकिन कुछ देश अभी भी हैं जो बटे हुए, जैसे स्पेन ने भी बोला है कि नहीं हम नहीं इसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से और भी देश हैं, तो मतभेद है आपस में नेटो में, लेकिन नेटो की जरूरत मेरे विचार से तो नहीं पड़नी चाहिए अमेरिका को, लेकिन नेटो चाहेगा कि इस वक्त अमेरिका का साथ दें क्योंकि वो सब एक नेटो के हिस्से हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहूंगा मनिका पांडे मैम, जब ये जंग शुरू नहीं हुई उससे पहले लगभग 7 या 10 दिन पहले मेरी और आपकी चर्चा इसी प्रोग्राम में हुई थी, तब आपने एक बात कही थी कि 3 से 4 पॉइंट हैं जिसके लिए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। एक न्यूक्लियर का था कि इनरिचमेंट कम की जाए, मिसाइलों का था, ट्रिपल एच का था, और तेल की भी बात होती थी। क्या अमेरिका इस जो उसके एम थे, जो उसके टारगेट थे, क्या उसको अचीव करने के करीब दिखाई पड़ रहा है? राजेश जी, जब हमारी चर्चा हुई थी अभी इनफैक्ट कल ही मैं वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आप देखिए कि मार्क रूबियो का उन्होंने जिक्र किया है, और कांग्रेस के जो ट्रम्प हैं और उनके एलाइज हैं उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है कांग्रेस में। तो देखिए उनके जितने भी सेंटेंसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। कभी उनको पता ही नहीं क्योंकि उन्होंने ईरान पर अटैक क्यों किया, क्योंकि देखिए जब हमारी बातचीत भी चल रही थी तो हमारा यही डिस्कशन हो रहा था कि 3rd राउंड ऑफ टॉक्स में चीजें ठीक होने लगी थी। ये फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरान के बताया कि 3rd राउंड ऑफ टॉक्स में हम डिप्लोमेटिकली काफी एंगेज कर रहे हैं, काफी चीजें ईरान भी मानने के लिए तैयार है, काफी चीजों में यूएस भी मानने के लिए तैयार है। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि अमेरिका ने विदाउट एनी एंड गेम इन माइंड अटैक तो कर दिया, वॉर तो कर दी, बट उनका जस्टिफिकेशन बदलता जा रहा है। तो आप किसी दिन देख रहे हैं कि ट्रम्प बोल रहे हैं अरे नहीं कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए वो कर रहे थे इसलिए हमने उन पर अटैक किया, फिर वो बोल रहे नहीं कि वो मिसाइल नहीं बना सकते थे हमने इसलिए उन पर अटैक किया। कभी वो बोलते हैं कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने अटैक किया। अब कल उनसे सवाल पूछा गया कि रिजीम के अलावा अब आप किसको बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला जो 2-3 लोग मेरे दिमाग में थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं, और क्या पता हम किसी को रिजीम को वहां पर प्लेस करते हैं तो क्या पता वो इससे और वर्स निकले, खामिनी से और वर्स निकले। तो राजेश जी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। अगर उनके आप पिछले कुछ दिनों के इंटरव्यूज देखें या न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़े तो उनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही। अब मार्को रूबियो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कल जब वो कांग्रेस में जाते हैं तो उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला है कि हमने ईरान पर अटैक इसीलिए किया क्योंकि हमें लग रहा था कि इजराइल हमसे पहले अटैक करता और फिर ईरान अमेरिका में अटैक कर देता। तो इसका कोई रैशनली नहीं बनता है कहीं ना कहीं राजेश जी, ये बिल्कुल ही लॉजिकल है कि मतलब आपने पहले अटैक कर दिया है इस चीज में, तो वो हम क्लैरिटी अभी तक ला नहीं पा रहे कि अमेरिका ने पहले अटैक करा ही क्यों। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आखिरी 2 से 3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, बस आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू मेजर जनरल एसपी सिंह सर का लेना चाहूंगा। कितने दिनों तक सर ये जंग चल सकती है, क्या अनुमान आपको लग रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान की तरह एक लंबी जंग में ईरान अमेरिका को यहाँ पर खींच लेगा? देखिए अमेरिका की जंग जहां जितना लंबा खींचेगी उतना अमेरिका की हार होगी। कई एक एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वियतनाम देख लीजिए चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, तो वो चाहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसका अंत वो ज्यादा बेटर है। लेकिन वही बोला जाता है ना कि इजी टू स्टार्ट अ वॉर एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट। तो वो चीज अब अमेरिका उस स्थिति में फंस रहा है।
तभी मल्लिका जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। ये ट्रम्प जी जो है थोड़े से कंफ्यूज हैं रोज के साथ। और यहाँ से हम के लिए माहौल रखा है ईरान ने तैयार होने के लिए, टॉक्स के लिए, तो ये जल्द मुझे लगता है कि समय का थोड़ा सा अभाव है। चलेगी। माफी चाहता हूँ मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, माफी चाहता हूँ आपसे, समय का अभाव है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया मल्लिका पांडे जी आपका भी मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार, मैं रामनंदन साहू और आज मैं पुनः इस सप्ताह हाजिर हुआ हूं अपने चैनल का स्पेशल प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरकार के मुद्दों पर और शिक्षा विभाग पर। मैं बता दूं कि ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से सरकार ने जो योजनाएं लाई है, जिसमें 25% गरीब, महादलित, OBC, EBC बच्चों के लिए आरक्षित है, जो 1 लाख और 2 लाख से कम आय के परिवार वाले हैं उनके लिए। तो हमारे समक्ष यहाँ कुछ स्थानीय हैं, हम इनसे बात करेंगे। और ये टीचर भी रह चुके हैं और अब वर्तमान में भी शिक्षा प्रदान करते नजर आते हैं।